दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद खस्ता है और इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं की मोरल बूस्ट करने के लिए और गोदी मीडिया को मसाला देने के लिए 400 पार का नारा चल रहा है। गोदी मीडिया लगातार उसको सर्वे में तब्दील कर रहा है, दिखा रहा है कि देखिए कहां से उसको सीटें मिल रही हैं और वो 370 पार का आंकड़ा कैसे बन रहा है। लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी मुश्किल में है, कर्नाटक में फंसी हुई है, बिहार में नीतीश कुमार के लेने के बावजूद उसकी हालत खराब है। ऐसे में उसकी निगाहें जिन राज्यों पर लगी हुई हैं उसमें दो हैं, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा बंगाल, पश्चिम बंगाल। मैं इस वीडियो में पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति के विषय में और ममता बनर्जी ने क्या इस समय गेम तैयार किया है, वो कैसे नरेंद्र मोदी के मंसूबों को पूरा नहीं होने दे रही हैं, इस पर सिलसिलेवार चर्चा करूंगा। पहले जरा समझते हैं कि नरेंद्र मोदी कहां फंसे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में जहां 25 लोकसभा की सीटें हैं वहां असम में भी इस बार नैया डूब रही है। मणिपुर में तो उनके कार्यकर्ता घुस नहीं पा रहे हैं। समूचा नॉर्थ ईस्ट जहां पर ईसाई आबादी बहुत अच्छी है, आदिवासी जहां पर हैं, वहां केवल हिंदुत्व का कार्ड थोड़ा सा असम में चल रहा है, बाकी जगहों पर हालत खस्ता है। इसलिए जो पिछली दफा की सफलता थी वो इस बार दोहराने नहीं जा रहे। कर्नाटक में जहां पिछली बार 28 में से 25+1 माने 26 सीटें थीं, वहां अगर 1 दर्जन सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तेलंगाना में इस बार अगर खाता खुल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। महाराष्ट्र में जहां पिछली बार 48 में से बड़ी संख्या थी उनके पास, अगर दोनों को मिला दें एनडीए शिवसेना और बीजेपी, तो तकरीबन 39-40 सीटें बीजेपी के पास थी, एनडीए के पास थी। लेकिन अब शिवसेना अलग है। इसके अलावा मैं केवल बड़े ही राज्यों की बात करूं तो बिहार में जहां 40 में से 39 सीटें एनडीए के पास थी, भले ही नीतीश कुमार उधर चले गए, लेकिन वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी की है वो इंडिया गठबंधन के साथ आ गई है। 3 सीटें उसको दी हैं लालू प्रसाद यादव ने, और वो एक बड़ी आबादी जो अति पिछड़ों की है, निषाद बिरादरी जो पूरी है, जिसमें निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, ये तमाम जातियां आती उस बिरादरी के भीतर, वो इंडिया अलायंस के साथ जा रही हैं। तो बिहार में भी आपकी हालत खस्ता है। गुजरात में जहां 100% का आंकड़ा था वहां पूरी राजपूत बिरादरी बीजेपी के अगेंस्ट जाकर के खड़ी हो गई है। राजस्थान में माना जा रहा है कि 6 सीटें करीब फंसी हुई हैं। हरियाणा में पहले ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। ये सारी वो सीटें हैं, वो राज्य हैं जहां पे 100% सीटें जीत करके, दिल्ली में 7 में से 7 सीटें जीती थी। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, ऊपर से संजय सिंह बाहर आ गए हैं। अब 7 में से अगर 3 सीटें भी बीजेपी बचा ले तो करिश्मा होगा। अब बची 2 राज्य, उत्तर प्रदेश और बंगाल। मैं उत्तर प्रदेश पर किसी और दिन बात करूंगा। बंगाल की स्थिति अगर आप देखें तो पिछली बार 42 सीटों में से 18 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। 22 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी और 2 कांग्रेस पार्टी ने। इस बार इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी हैं, लेकिन बंगाल में ये गठबंधन नहीं है, माने वहां लेफ्ट और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। इस रणनीति को भी एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है और उसकी वजह है कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा बीजेपी को ना मिले, इसके लिए जरूरी है कि वहां कांग्रेस और लेफ्ट मैदान में हो। लेकिन एक पैच भी है,
वो पैंच है कि जो 30% मुस्लिम आबादी है, राहुल गांधी की दोनों यात्राओं के बाद उसका भरोसा कांग्रेस की तरफ गया है। तो जो लोग यहां बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, माने बंगाल से दूर बैठे हैं, उनको ये लगता है कि मुस्लिम जो वोटर है 30%, जो बड़ी आबादी है, वो कांग्रेस की तरफ अगर शिफ्ट हो गया या लेफ्ट की तरफ थोड़ा मूव कर गया तो इस वोट में बंटवारा हो जाएगा। लेकिन बंगाल की असलियत ये है कि ममता बनर्जी जिस तरह से डट करके मुकाबला ले रही हैं बीजेपी से, और वो किसी भी कीमत पर मुस्लिम वोट को बंटने नहीं देना चाहती, और इसके लिए वो मैसेजिंग भी बराबर उनकी चल रही है। वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कतई नहीं होने देना चाहती। इधर उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी बंगाल में दंगा करा सकती है चुनाव के पहले। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है और 17 अप्रैल को रामनवमी है। आजकल रामनवमी पर जिस तरह से उत्सव होता है, वो उत्सव दिल की भावनाओं से ज्यादा वो एक हिंदुत्व की जीत की और ताकत के रूप में ज्यादा दिखाया जाता है। तो उसमें लोग रैलियों में निकलते हैं। खैर, इस समय की राजनीति में ये चलन शुरू हो गया है। तो ये कहीं सांप्रदायिक विभाजन न पैदा कर दे। माने ममता बनर्जी का तो सीधा आरोप है कि उसमें ये खतरा है कि किसी भी तरीके से कोई दंगा भड़काया जाए। ये दंगा भड़काने की कोशिश बीजेपी कर सकती है, और दंगा भड़केगा तो हिंदू मुसलमान होगा और ध्रुवीकरण होगा। लेकिन मोदी जी शायद इस बात को भूल रहे हैं कि बंगाल का जो हिंदू है वो उत्तर भारत के हिंदू की तरह का नहीं है या गुजरात के हिंदू की तरह का नहीं है। वहां पर जो आइडेंटिटी है, उसकी जो पहली लेयर है, वो बंगालीपन है, बंगाली संस्कृति है, बंगाली कल्चर है। बंगाल में बंगला बोलने वाला एक हिंदू भी है, मुसलमान भी है, और जो पहनावा है, जो और उनका अपना रहन सहन है, वो एक तरह का है। उसमें कोई हिंदू मुसलमान के बीच में फर्क आपको नहीं मिलेगा, आप बहुत कम मिलेगा। तो ये विभाजन को करने की जो कोशिश हो सकती है, जैसा कि ममता बनर्जी का आरोप है, उसमें नरेंद्र मोदी कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि अभी से ममता बनर्जी अलर्ट हैं और उन्होंने कह दिया है कि कोई पटाखा भी नहीं चलाएगा। जिसको रामनवमी मनानी है मनाए, बेशक मनाए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि आप उस तरह की हुड़दंगई नहीं करेंगे, उसमें शामिल नहीं होंगे। माने कोशिश करेंगे कि कोई इस तरह की घटना ना हो। ये पहले से ही अलर्टनेस है, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि बीजेपी भड़काने की कोशिश कर सकती है। ये वो दाव है ममता बनर्जी को। अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव में देखें, सर्वे जो दिखा रहे थे कि ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं, बीजेपी इस बार सत्ता में पहुंचेगी, लेकिन हुआ क्या? कुल मिलाकर के 0। बीजेपी को जो सीटें मिली वो जो कहा जा रहा था उसके लगभग 1/3 1/4, और पूर्ण बहुमत के साथ, एक बड़े बहुमत के साथ तृणमूल कांग्रेस ने वहां राज्य में सरकार बनाई। और ममता बनर्जी पर जो हमला किया था नरेंद्र मोदी ने, उसका जवाब सीधा मिला। वो 2 मई और दीदी गई का जो नारा लगाया था नरेंद्र मोदी ने, उस बंगाल में जो शक्ति की उपासना का स्थल है, बंगाल की जमीन जहां दुर्गा और काली और सरस्वती की पूजा होती हो, मात्र सत्तात्मक यानी शक्ति के रूप में वहां ज्यादा स्तुति की जाती हो, वहां पर आप जय श्री राम के नारे लगवाएंगे तो उसका रिएक्शन होगा। वही हुआ कि राम के नाम पर जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश हिंदू मुसलमान के बीच की जा रही थी, या तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच की जा रही थी, वो उल्टी पड़ गई। ममता बनर्जी को चोट लगी और उन्होंने अपने पैर में प्लास्टर बांधे हुए, और जब वो निकली रैली करने के लिए तो उसने तो पूरी रंगत ही बदल दी। तो बंगाली भावना, बंगाली कल्चर, बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने ढेर कर दिया नरेंद्र मोदी को, और इस समय भी उन्होंने वही खेल कर दिया है।
आज दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने तृणमूल कांग्रेस के बड़े दिग्गज सीनियर जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने आकर के प्रदर्शन किया और उन्होंने सीधे तौर पर ये चुनाव आयोग को कहा। चुनाव आयोग के सामने, दफ्तर के सामने ये प्रदर्शन हुआ था और उन्होंने कहा कि एनआईए है, सीबीआई है, ईडी है, इनके जो अफसर हैं, इनके जो प्रमुख हैं, उनको बदला जाए, क्योंकि एनआईए अभी भी घुसा हुआ है बंगाल में। चुनाव चल रहा है, अब आप तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर शिकंजा कसेंगे। 2022 का पुरुलिया में जो दंगा हुआ था उसको लेकर के छीना झपटी हो रही है। संदेश खली में जो रेप का मामला हुआ था उसमें भी एनआईए, ये सब, ये डेफिनेटली ये कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा है और इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन चुनाव के बीच में वो ऐसे लगता है कि जांच के नाम पर विपक्ष के लोगों को अंदर कर देने की सारी साजिश रची जा रही है। इसलिए उन्होंने वो पूरा प्रदर्शन किया, गिरफ्तारी उनकी हुई। लेकिन ये मुद्दा तो बन ही गया है कि ईडी कहां पहुंच रहा है, सारी उन्हीं जगहों पर। इस बार नरेंद्र मोदी विपक्ष को डरा करके ईडी और सीबीआई जितनी भी एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों को सामने खड़ा करके और उनसे लड़वा रहे हैं विपक्ष को, और अपने लिए पूरा फील्ड खाली है। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि जब देश की जनता जान लेती है इस बात को और वो खड़ी होती है, फिर तो कोई उपाय नहीं बचता है, सत्ता कैसी भी हो। इतिहास में भी ये हो चुका है। तो बंगाल में जहां वो उम्मीद कर रहे हैं, और अमित शाह ने तो कहा कि हम वहां 34-35 सीटें जीतेंगे, लेकिन लग ये रहा है कि 18 सीटें जीती थी, 18 में से कहीं 6 कम ना हो जाए, माने 12 पर ना आ जाए। ये हालात हैं। इसलिए लगता है कि ममता बनर्जी ने तो पूरी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी को जवाब देने और उन्हें शिकस्त देने की तैयारी कर ली है। शुक्रिया।